नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग लेखपाल के लिए एमसीक्यूज़ कर रहे थे एनवायरनमेंट की। ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले अगर आपने 4 सेट नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? चलिए इसको शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। सबसे पहली जानकारी, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कहाँ से डाउनलोड करोगे? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेखपाल के बैच से जुड़ना हो तो फिर क्या करेंगे आप हमारे एप्लीकेशन में आइए। वहाँ पर आपको सिलेबस वाइज़ अगर जुड़ना हो आपको, हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है या फिर और सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो आप सिलेबस के आधार पर भी जुड़ सकते हो, यानी टॉपिक जो दिए हैं आयोग ने, उनके आधार पर भी जुड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप कंप्लीट बैच से भी जुड़ सकते हो। तो ये एप्लीकेशन में हमारे आपको बैच मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखो, कह रहा है कि सतत विकास के निर्धारण के लिए किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? सतत विकास से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कब आया? अवधारणा कब पेश की गई? और भारत इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो सूचकांक से संबंधित है। यहाँ पर आओ, मैं आपको एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताता हूँ। हालाँकि गोल्स के बारे में तो नहीं, लेकिन सतत विकास लक्ष्य किन आयामों को कवर करता है? ये बड़ा शानदार सवाल है। कौन-कौन से ऐसे आयाम हैं जिन्हें सतत विकास लक्ष्य कवर करता है? क्या बता सकते हैं आप? हाँ, ये 3 आयाम हैं। और ये 3 आयाम कौन-कौन से हैं? ये 3 इनमें से एक है सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। दूसरा आयाम कौन-सा है? ये है आर्थिक आयाम। और तीसरा आयाम कौन-सा है? ये है पर्यावरणीय आयाम। तो सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, या हम कहें इन सूचकांकों के आधार पर माना जाता है। तो यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, एसडीजी से संबंधित एक बात और याद रखो। एक शहर है, ये साउथ अफ्रीका का शहर है। नाम है जोहान्सबर्ग। ये जो जोहान्सबर्ग शहर है, दरअसल यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है। ये सम्मेलन हुआ 2002 में, गौर करना। 2002 में सम्मेलन हुआ, इधर एक सम्मेलन और हुआ था, इसके ठीक 10 साल पहले। ये हुआ था रियो में, इसको कहते हैं रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन हुआ सन 2000 नहीं, 2002 के 10 साल पहले, यानी कि 1992 में। ये जो सम्मेलन हुआ था, इसे कहा जाता था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, गौर करना। ये पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, और ये भी सतत विकास लक्ष्य को टारगेट करते हुए हुआ था। इसी वजह से, चूंकि 10 साल बाद हुआ था, इसी वजह से जोहान्सबर्ग सम्मेलन को कहा जाता है रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 भी इसे कहा जाता है, याद रखोगे? अच्छा, अभी हाल ही में जोहान्सबर्ग क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर 2025 में एक सम्मेलन हुआ था, इसे कहते हैं G20 सम्मेलन। ठीक है? G20 सम्मेलन हुआ। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम याद रखना, थीम है एकजुटता, एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये थीम आप याद रखोगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए से। वह किन सूचकांकों के आधार पर बनाया जाता है? बताओ भई, पारिस्थितिकी तो शामिल होगा, 3 आधार मैंने बताए थे, सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय ये हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक ये हो गया, आर्थिक ये हो गया। प्रयुक्त सारे सभी सही हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। कह रहा है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 2002। आंसर होगा बी पार्ट। फिर तीसरा कह रहा है कि भाई सतत विकास क्या है? क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल। आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास इसमें समाहित होता है, यही सतत विकास है। उपर्युक्त सारे सही हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैव विविधता का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। दूषण का निरोध और विरोध और नियंत्रण, ये भी ठीक है। निर्धनता को हटाना, ये भी सही है। यानी सतत विकास के लिए जो टारगेट्स हैं, या सतत विकास के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं,
लक्ष्य हैं वो ये हैं जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निवारण करना और साथ ही साथ निर्धनता को हटाना। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा एक सवाल मुझे बताओ, ये जो बार-बार मैं शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, सतत विकास, क्या मुझे बता सकते हो ये जो सतत विकास है इसकी अवधारणा कब पेश की गई थी? अवधारणा, ये कब मार्केट में आई थी? दरअसल एक आपने आयोग का नाम पढ़ा होगा, मैंने आपको पर्यावरण की क्लास में कराया भी है। ये आयोग कौन-सा है? आयोग का नाम है ब्रंटलैंड, ब्रंटलैंड आयोग। क्या आप मुझे बता सकते हो ये ब्रंटलैंड महोदय ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये पीएम कहाँ के थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आयोग बना कब? ये बात याद रखो, अर्थात गठन कब हुआ? और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? ये दोनों बातें याद रखना। गठन हुआ है 1983 में और रिपोर्ट पेश की है 1987 में। रिपोर्ट का नाम क्या था? इसमें कौन-कौन सी बातें की गई थीं? सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एजेंडा 21 क्या होता है ना? चलो ख़ैर, एजेंडा 21 क्या होता है और ये कब आया था बता सकते हो आप मुझे? हुँ, मैं क्वेश्चन नंबर चौथे में था। यहाँ पर सही हो जाएँगे सारी। ठीक। तो सतत विकास की अवधारणा ये किस रिपोर्ट से आई थी? तो वही मैं बता रहा था कि ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट से आई थी। अच्छा ये टोटल हैं कितने? याद रखना टोटल हैं 17। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, 5वाँ। 5 कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय तो गलत है। समावेशी विकास भी गलत है। वैश्वीकरण भी गलत है। ये है धारण क्षमता। देखो, मैं 3 शब्द यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो मैंने लिखा धारणीय विकास, दूसरा मैंने शब्द लिखा टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास और एक तीसरा मैंने शब्द लिखा सतत विकास। ये तीनों शब्द सेम हैं, तीनों में से कोई एक शब्द आ जाए आप समझोगे कि ये सतत विकास ही है, ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 कह रहा है, स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1968 में की गई थी कि 72 में कि 80 में कि 82 में? ये 2 ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं आयोग के द्वारा। आपके लेखपाल में भी हो सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स ज़रूर लगा के जाना, चाहे पीसीएस के हों या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम के जो भी पर्यावरण में अभी तक पूछे गए हैं। उनको एक बार लगा लोगे तो आपको एक अंदाज़ मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे सवाल बनाता है, ठीक? और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं। मैं 2 वर्षों की चर्चा कर रहा हूँ आपसे, 1968 1968 और 1972 ये 2 ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, इन दोनों वर्षों में एक साझा शहर है, इस शहर का नाम है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। 1968 में क्या होता है स्टॉकहोम में और 1972 में क्या होता है स्टॉकहोम में? आओ ज़रा चर्चा करते हैं। 1968 में हुआ ये, स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये थी पर्यावरण पर पहली वैश्विक कॉन्फ्रेंस। पर्यावरण पर पहली वैश्विक कॉन्फ्रेंस, ठीक है? पर्यावरण पर पहली वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी, कहाँ पर आयोजित की गई? स्टॉकहोम में। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका एक नया नाम रखा गया था। नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन काहे पर? ऑन का मतलब किस पर? ह्यूमन एनवायरनमेंट पर। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है? ये रहा इसका नाम। अच्छा 1972 में क्या हुआ? 1972 में स्टॉकहोम में ही एक सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन होता है। ये जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन था ये, पर्यावरण पर। याद रखो, संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन। ये सम्मेलन तो था, लेकिन ये किस पर केंद्रित सम्मेलन था पहला? ये था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे पर ये केंद्रित था सम्मेलन।
1972 में कहाँ होता है? स्टॉकहोम में सम्मेलन। और 1968 में कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में सम्मेलन। ठीक, दोनों ईयर्स याद रखो। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा 1968। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7th में। 7 कह रहा है कि 2050 के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन-सा सही कथन है? इसका अभिप्राय होता है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना। नहीं, गलत है। इसका सीधा-सा मतलब होता है नेट ज़ीरो का, कि कितना उत्सर्जन हो रहा है और कितना हटाया जा रहा है, उनकी साम्य मात्रा। और ये बात हो रही है ग्रीन हाउस की, अर्थात वातावरण में छोड़ी गई गैस की मात्रा और हटाई गई मात्रा, इनमें साम्यता। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका अभिप्राय है कि किसी देश के सर्जन की क्षति उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी। कुछ ठीक है। तो केवल 2, यानी बी पार्ट। अब यहाँ पर आओ जरा। नेक्स्ट 8वां। 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये पुस्तक पर्यावरणीय आंदोलन को गति देती है। सवाल पूछ रहा है कि ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? इनका नाम है रचेल कार्सन। कौन है ये? अमेरिका के हैं पर्यावरणविद। अमेरिकी पर्यावरणविद हैं, और साथ ही साथ ये जो पुस्तक है ये पेस्टिसाइड पर लिखी गई है। पेस्टिसाइड के क्या दुष्प्रभाव होते हैं इन पर लिखी गई है। और इसी वजह से फिर पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली थी। 9th में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म, इसका मुख्य टारगेट क्या है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। बिल्कुल सही तो नहीं है, गलत हो जाएगा, है ना? बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, ये भी ठीक नहीं है। सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना और पर्यावरण और पर्यटन प्रबंध करना, ये सही है, सी पार्ट। अब आ जाओ 10th में। मैं आपको 10वें में लिए चलता हूँ। पर्यावरण अतिवादी इको रेडिकल्स के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कह रहा है कि इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने की क्षमता की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं, ये भी सही है। ये कम उपभोग उन्मुख, कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं, ये भी ठीक है। सारे कथन सही होंगे। 1, 2 और 3। 11 में आ जाओ। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये वही है, सतत विकास, संपोषणी विकास भी आप इसे कह सकते हो। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी पार्ट। क्लियर है। 13 में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं छाता विधान। इसे अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे कुछ सम्मेलन मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इनको याद रखना, एग्जाम में कई बार ये रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ वैश्विक स्तर पर सम्मेलन किए गए। ये महत्वपूर्ण हैं, आओ जरा इनकी चर्चा करते हैं। और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। पर्यावरणीय सम्मेलन, या हम कहें पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सम्मेलन। गौर करो। इसमें हम कुछ सम्मेलन लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा अगर आपको याद है तो आप रिपीट करिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? आपने बेसल कन्वेंशन का नाम सुना होगा। ठीक। आपने रॉटरडैम कन्वेंशन का नाम सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, यूएनएफसीसीसी, इसका तो नाम पढ़ा ही होगा आपने। सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। इसके अलावा यूएनसीसीडी, इनके सारे सभी के ईयर्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एक मैं और लिखता हूँ। ये है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, आईटीटीए। ये कब हुआ? ये सारे के सारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखो, 1987, 1987 ओजोन संरक्षण के लिए किया गया था। बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक अपशिष्ट के लिए किया गया था। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में, और यूएनएफसीसीसी 1992, और सीबीडी
यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 और यूएन सॉरी सीएन लिख दिया, यहाँ पर है यूएनसीसीडी, ये 1994 को इसको अपनाया गया था। अच्छा आईटीटीए ये क्या है? इंटरनेशनल टॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 1983 1983। तो ये सारे के सारे कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। तेरे का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 15 14। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसे पारित किया गया था कब? 1986 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986। और आगे बढ़ो, 16 में आ जाओ। 16 कह रहा है भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पर्यावरण मंत्रालय की बात हो रही है। 2 ईयर्स आपको याद रखने हैं। 2 ईयर्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो 1980 याद रखो, 1985 याद रखो, 1980 1985। 1980 में क्या हुआ था? पर्यावरण पर्यावरण विभाग ये बना था भारत में, और 85 ये बना था पर्यावरण मंत्रालय, ये बना था। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया था? मंत्रालय पूछ रहा है, तो 1985 होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 का 17 को पढ़ो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं कि 10वें में क्या है, 13वें में क्या है, 14वें में क्या है, 15वें में क्या है। आओ जरा समझते हैं। एसडीजी कितने हैं? टोटल 17। याद रखना बहुत आसान है। पहले नंबर पर है कोई गरीब आदमी, यहाँ पर है गरीबी हटाओ। दूसरे नंबर पर अगर गरीब आदमी है तो वो गरीब कैसे है? उसको खाना चाहिए, अर्थात वो भूखमरी से जूझ रहा होगा। भूखमरी हटाओ, ये दूसरा है। तीसरा लक्ष्य क्या है? तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य में सुधार। अब जब उसको खाना दे दिया तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आ गया। स्वास्थ्य सुधार ये हो गया तीसरा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य याद रखने हैं, वहां पर कौन सा है? जब शरीर ठीक हो गया तो जाहिर सी बात है, अब कुछ पुस्तकें इसको उपलब्ध करा दो तो रहने लगेगा। था शिक्षा चौथा है। पांचवा कौन है? लिंग समानता। जब रोटी पेट में होती है यानी पेट भरा होता है तो फिर हम कुछ ठीक ठाक बातें करते हैं, जैसे लिंग समानता की, है ना? लिंग समानता। इसके अलावा 6 नंबर पे कौन सा गोल है? साफ पानी। साफ पानी। 7वें नंबर पर कौन सा गोल है? 7वें नंबर पर है ऊर्जा की उपलब्धता। उपलब्धता। और 8वां कौन सा गोल है? 9th कौन सा गोल है? 10th कौन सा गोल है? ये 10th, ये 3 याद रखो। 8th में आ जाएगा रोजगार। 9th में कौन है? 9th में है आई, आई फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। ट्रिपल आई यहाँ पर है, आई आई आई, यानी इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th में कौन सा है? 10th में है देशों की असमानता समाप्त करना। असमानता समाप्त करना। इसकी देशों की 11 12 13। उन 3 को फिर याद कर लो। 11 में क्या है? 11 में है मानव बस्ती। मानव बस्ती, स्मार्ट सिटी, ये सब है। 12 में क्या है? 12 में है समपोषणीय खपत। याद रखो, समपोषणीय खपत। 13 में क्या है? 13 में कौन सा लक्ष्य है? 13 में है जलवायु परिवर्तन। अच्छा, 14 15 16 और यहाँ पर लिख लिया मैंने 17। तो 14 में क्या है? 14 में है समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन। 15 में क्या है? 15 में स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र। 16 में कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? यह है समावेशी सोसाइटी। और 17 में क्या है? 17 में है वैश्विक भागीदारी। वैश्विक भागीदारी। तो वापस आ जाओ जरा यहाँ पे। ये लिखा है 10th 10वां। 10वें में है असमानता, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे असमानता। मेरे में मैंने क्या बताया था? जलवायु परिवर्तन है, देखो जरा, यही तो बताया था। 13, हाँ ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो 13 आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ, ये जलवायु है। 14 में क्या बताया था? 14 मैंने बताया था जल, इसमें मैंने समुद्री संसाधन बताया था। तो समुद्री का मतलब होगा जल के नीचे जीवन। ठीक। 14 में समुद्री संसाधन था। और 15 में क्या था? 15 मैंने आपको बताया था भूमि पर जीवन, स्थलाकृतियां बताई थी। ऐसे मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर 17 का अब आप मैच करा लेना सही उत्तर। ठीक है, खैर ये 17 क्वेश्चन है।
एनवायरनमेंट से संबंधित। इसकी अगर आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लेखपाल का बैच जॉइन करना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।